नेपाल में भारतीय बस हादसे का शिकार, 27 यात्रियों की मौत, बस में 40 लोग सवार थे। इंदौर में निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत गिरने से 5 मजदूरों की मौत। यूक्रेन जंग के बीच ट्रेन से कीव पहुंचे पीएम मोदी, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस की कई जगह हड़ताल खत्म, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक टली, सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, केंद्र सरकार की तरफ से आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में की गई लचर पैरवी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। नेपाल बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब मृतकों की संख्या 27 हो गई है। नेपाल की नदी में गिरी है भारतीय बस। नेपाल बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, 16 लोगों को हेलीकॉप्टर से काठमांडू लाया गया। नेपाल बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, 16 लोगों को हेलीकॉप्टर से काठमांडू लाया गया। नेपाल बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हुई। नेपाल की नदी में गिरी भारतीय बस। यूक्रेन की राजधानी कीव में रह रहे भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से काफी उम्मीदें हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के बाद शुक्रवार को कीव पहुंचे। भारतीय को उम्मीद है कि भारत रूस के साथ 2 साल से ज्यादा समय से चल रही जंग खत्म कराने में मददगार होगा। इस रिपोर्ट को देखिए। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रह रहे भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से काफी उम्मीदें हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत के लिए शुक्रवार को कीव पहुंचे हैं। भारतीयों को उम्मीद है कि भारत रूस के साथ 2 साल से ज्यादा समय से चल रही जंग खत्म कराने में मददगार साबित होगा। जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, ये इसमें प्ले बिग रोल। Our honorable prime minister playing a big role because he have also a connection with Russian PM and so इसमें एक बड़ी भूमिकाएं निभा सकते हैं हमारे मोदी जी। और इसमें ऐसे अभी हमें पता चला था कि हमारे मोदी जी अभी रशिया भी गए थे उनसे पुतिन से मिलने, तो अभी क्या पता कुछ हो सकता है इसमें रिगार्डिंग। आई होपली कि प्लीज़ मोदी जी पूरा वॉर स्टॉप करे। इतने बहुत सारे बॉम्ब्स हो रहे थे। माई बर्थ प्लेस वाज खार्किव एंड खार्किव इज रियली डेंजरस राइट नाउ। आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनरेबल दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कमिंग टू यूक्रेन। और भी लोगों को भरोसा है कि पीएम मोदी का दौरा दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो सिर्फ एक युद्ध विराम की है, क्योंकि रशिया में होकर आए ये तो कुछ विरोध भी हुआ। इंडियंस को लगा कि इंडियंस को करते थे कि भाई आपके वहाँ पे जाके रशिया में होकर आए, हमारे पास नहीं आए। यहाँ पे आने पे उनको थोड़ी तसल्ली भी मिल रही है। और आगे चल के मुझे लगता है कि शायद मोदी जी के आने के बाद वो कुछ ऐसे एफर्ट्स करें, क्योंकि दोनों देशों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं भारत के। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे एफर्ट्स होंगे मोदी जी करेंगे जिससे कि युद्ध पे विराम लग सके। We are hopeful that his visit will bring peace and prosperity to this region. 2.5 years has left both the countries, I mean especially Ukraine, in a very very bad economically. Still they have survived, they are surviving, and I'm sure with this visit it will help to come out of this situation. I'm sure that Modi ji will bring something in such a way that peace will prevail. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के 2 दिनों के दौरे के बाद शुक्रवार को कीव पहुंचे।
उन्होंने पोलैंड सरकार के साथ विस्तार से बातचीत की। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के न्योते पर यूक्रेन का दौरा कर रहे पीएम मोदी ने कहा था कि वे जंग खत्म कराने के शांतिपूर्ण उपायों पर यूक्रेन से बातचीत करेंगे। भारत माता की जय। यूक्रेन 1991 में आजाद हुआ था। उसके बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला यूक्रेन दौरा है। कैब एग्रीगेटर सर्विसेज से बेहतर मुआवजे की मांग को लेकर गुरुवार से दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की 2 दिन की हड़ताल से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। कैब एग्रीगेटर सर्विसेज से बेहतर मुआवजे की मांग को लेकर गुरुवार से दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की 2 दिनों की हड़ताल से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को धमकाया गया और यात्रियों को उतारने के लिए कहा गया। मैं कब से कैब बुक करने का ट्राई कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है, और यहाँ जो ऑटो वाले हैं ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज डिमांड कर रहे हैं। 5 किलोमीटर के लिए ये लोग 300, 500 ऐसे डिमांड कर रहे हैं। सो वी आर फेसिंग इशूज इन ऊबर एंड ओला ऑल्सो। कोई भी अभी हम आ नहीं रहा है, तो हाफ एन आवर से मैं यहीं खड़ा हूँ। ना ओला आ रही है, ना ऊबर आ रही है, ना बुक हो पा रहा है। सो यस, वी आर फेसिंग इशूज। टैक्सी और ऑटो यूनियनों ने कहा कि सही मुआवजा न मिलने के साथ साथ कैब एग्रीगेटरों के बाइक टैक्सी सर्विसेज शुरू करने से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। जैसे रैपिडो आ गया और इनड्राइव आ गया, कई सारी कंपनी इनकी जो है ना मतलब कंपटीशन में आ गई, तो प्राइवेट बाइकें हैं वो भी चल रही है और कंपटीशन की वजह से रेट बहुत कम हो गए। जैसे अब ये जो इतनी बड़ी गाड़ी है अर्टिगा है मेरे पास में, ये जो गाड़ी है अब आज की डेट में 10-12 लाख रुपए की पड़ रही है। तो और ये लोग ड्यूटियाँ देते हैं हम लोगों को 150-200 ऐसी इस तरह की ड्यूटियाँ हम लोगों को करनी पड़ रही है, इसमें हमारा पड़ता नहीं आता। मैं ये चाहता हूँ कि ये प्राइवेट टैक्सियाँ चल रही हैं, रैपिडो के नाम से चल रही है, इनड्राइव चल रही है और बाइकें चल रही हैं, ये सब बंद होना चाहिए। रैपिडो बाइक, ये बाइक के नाम पर लोग टैक्सी चला रहे हैं, ये बहुत गलत है। दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में 80% ऑटो रिक्शा और टैक्सियां सड़कों से नदारद हैं। हालांकि रेगुलर टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से जुड़ी यूनियन से जुड़े लोगों के मुताबिक हड़ताल में सिर्फ कैब एग्रीगेटरों के साथ काम करने वाले ड्राइवर ही शामिल हैं। जो आज स्ट्राइक हो रही है, 95,000 ऑटो रिक्शा और काली बिल्ली टैक्सी वाले हड़ताल में नहीं है, और ये देखो सारे चल रहे हैं, आपने दिल्ली के अंदर भी देखा है। इस हड़ताल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो हड़ताल करने वाले वो थे, वो ऐप से चलने वाली टैक्सियाँ थी, ओला ओवर कंपनियों में लगा के वो चलाते थे। उनकी लड़ाई उन कंपनियों से है। उन्होंने खामखाई हमारे लोगों का नाम दे दिया, भाई ऑटो भी हड़ताल पे, काली बिल्ली टैक्सी भी हड़ताल पे, बल्कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हड़ताल में शामिल ड्राइवरों का कहना है कि कैब एग्रीगेटर यात्रियों से ज्यादा किराया तो वसूलते हैं, लेकिन वो ड्राइवरों को सही हिस्सा नहीं देते। बड़ी बड़ी कंपनियां ओला, उबर, रैपिडो अपना कस्टमरों से प्राइस इतना ज्यादा लेती है और हमको उतना देती नहीं है। हमको मार्केट के अंदर 7.5-8 रुपए से ज्यादा किलोमीटर नहीं मिल रहा है, जबकि बाहर जो लॉन्ग रूट है वहां पे 12-15 रुपए किलोमीटर होता है। सिटी के अंदर उससे ज्यादा होना चाहिए। 7.5-8, 8.5 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दे रही है। कैसे हम अपने बच्चे पालेंगे, कैसे गाड़ी चलेंगे, कैसे मेंटेनेंस करेंगे? इसने इतना बुरा हाल कर रखा है। एयरपोर्ट की ड्यूटी लेऊंगा, वहां से 6 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ते हैं हमें, और इनके पार्किंग जितने चक्कर जाऊंगा उतने चक्कर ये पार्किंग लेते हैं। 24 घंटे में एक बार पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, मैं 10 चक्कर एयरपोर्ट जाऊंगा, 10 चक्कर के पार्किंग ये लेंगे 200 रुपए के हिसाब से। कस्टमर से बराबर लेते हैं, हमें 6 रुपए किलोमीटर देते हैं। ओनली एसी में गाड़ी, फुल्ली एसी में गाड़ी चलती है। सीएनजी महंगे, गाड़ी महंगे, सब कुछ महंगे, और कहीं की भी ड्यूटी भेज देगा वहां से मुझे खाली आना पड़ता है। ड्राइवरों के मुताबिक लंबे वक्त से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है और कैब एग्रीगेटर ज्यादा हिस्सेदारी की उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2013 से अभी तक कोई फेयर नहीं बढ़ा। गवर्नमेंट रेट जो फेयर है वो बढ़ा है, मगर ओवर्स की तरफ से कोई फेयर नहीं बढ़ा। क्या क्या मांगे यही है, एक तो फेयर बढ़ना चाहिए। मैं लगभग काफ़ी टाइम से ओला उबर चला रहा हूँ, और इसमें जो फेयर है वो कस्टमर से तो बहुत ज़्यादा फेयर काटता है ओला उबर, और जबकि राइडर को बहुत कम पैसे देता है। 10 रुपये किलोमीटर, 9 रुपये किलोमीटर, कभी कभी सुबह सुबह गाड़ी चलाओ 7-8 रुपये किलोमीटर। और इसमें दिक्कत ये आ रही है ओला उबर में कि हमारे कभी भी ये हमें सपोर्ट नहीं करता है बिल्कुल भी। अगर हम कंपनी को फ़ोन लगा के कंप्लेंट करते हैं कि हमें फेयर कम मिला है, इसमें हमें फेयर बढ़ा के दो, वो बोल देते हैं कि नहीं,
आपका जो फेयर है वो बिल्कुल ठीक दिया गया है, जबकि फेयर हमें बहुत कम दिया जाता है। ड्राइवरों ने सरकार से गुजारिश की है कि वो दखल दे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने समेत उनकी मांगों पर ध्यान दें। त्रिपुरा में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर हो गए। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश की वजह से करीब 12 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग लापता है। राज्य में नदियां उफान पर है। कई बड़े इलाके में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी वजह से 450 राहत शिविरों में 65,400 से ज़्यादा लोगों ने शरण ले लिया है, क्योंकि बारिश की वजह से उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए। त्रिपुरा में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश की वजह से करीब 12 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग लापता हैं। राज्य में नदियां उफान पर हैं और कई बड़े इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी वजह से 450 राहत शिविरों में 65,400 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है, क्योंकि बारिश की वजह से उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राहत शिविरों में शरण लेने वाले बाढ़ पीड़ितों ने वाटर लेवल में अचानक बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई। राहत शिविरों में कई बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं, जिन्हें शिविरों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। তো অনেকে তো পরশুদিন কই আইছে, আমরা তো কালকে আইছি, আমরা তো ভাবছি না এভাবে জল উঠতে যাইব, আমরা তো সবকিছু উপরে তুলে তো আইছি যখন আসেনি ভগবান ঠাকুরে কইতে পারবো, কিন্তু আমরা গড় পরশুদিন কই জলের ঠেলা ভেঙে গেছে। আগের মতো তো না বেশি, এবার আগে তো মধ্যে তো হয়ে যা শুরু মুড়ো এত হয় না, কিন্তু এবার অতিরিক্ত হয়েছে, অনেকেরও ক্ষতি হয়েছে। এবার তো করো গড় মোড় ডুবি গেছে, প্রায় মানুষ হয়, এবার অনেক মানুষ আছে পানি খাইছে। কত কোটি মানুষ? 1-1.5 হইব। बुनियादी जरूरतों की कमी से हालात और गंभीर हो रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने साफ पानी की कमी की शिकायत की है। यहाँ तक कि कई लोगों को बढ़ी हुई कीमतों पर बोतल वाला पानी खरीदना पड़ रहा है। সরকার থেকে আমরা কিছু পাইছি না, আমরা কালকে আয়া সেটা সন্ধ্যার সময় একটা রুটি আর একটা দুধ দিছে, আর ওখানে একটা রুটি দিয়ে গেছে। রাত্রে মনে খিচুড়ি আইছে, আমরা খিচুড়ি খাইছি না, না কিছু আইছে না। राहत शिविरों में बिजली न होने से भी लोग परेशान हैं और वे मोबाइल को भी चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। এবার বেশি হইছে, আমি এরকম যে প্লাট দেখছি না, এবার দেখছি কি অসুবিধা, কি ক্ষতি হইছে তো বাড়ি ঘর অনেক জিনিস ক্ষতি হইছে, মানুষের ক্ষতি হইছে। আপনারা কই থাকতেছেন? আমরাও না আছি নাচমন্দিরে। এখানে সুবিধা আছে সবকিছু, তো একমাত্র সুবিধা কারেন্ট নাই, এদের অন্ধকারে মানুষ চলতার না, যাইতার না। আজকে তো 2 দিন কারণ আমরা নিজে রাখাইতেছে, আয়ে তারা ফাঁকা ফুঁকে দিয়ে ছুটি দিয়ে যায়। मौसम विभाग ने शुक्रवार को त्रिपुरा में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रशासन ने खराब मौसम की वजह से राज्य के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुक्रवार को बंद रखने के आदेश दिए हैं। खबर इंदौर से है। नगर निगम अतिक्रमण हटाने गए अमले के साथ एक युवती ने हाथापाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना के बाद रिमूवल अधिकारी अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकान संचालित करने वाली युवती के खिलाफ विजयनगर थाने में केस दर्ज कराया है। थाना विजयनगर में रात्रि में एक केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें देवकरण यादव, जो कि रिमूवल गैंग का कर्मचारी है नगर निगम का, उसको वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर वहाँ मेघदूत चाट चौपाटी के पास जो कि अतिक्रमण था, उसको जिसके लोगों के आवागमन निकलने के स्थान पर अतिक्रमण जो था उसको हटाने के निर्देश दिए गए थे। उस निर्देश के पालन में इनके द्वारा कुछ जगह सामान जब्त किया गया था और आगे चलकर लेडी लूट से ज्वेलरी थी, उसमें गुमटी थी, तो गुमटी को हटाने के लिए महिला को बुलाया गया। महिला ने अपना शिकायत बताया, उससे बोला कि इसको गुमटी को हटाओ, तो उसने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, हाथापाई की और साथी कार में बाधा डाली। तो इस पर से थाना विजयनगर में महिला के खिलाफ VNS की धारा 132 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। अंबिकापुर बहुचर्चित गोलीकांड मामले में नया खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि प्रतिष्ठित व्यवसायी के पुत्र अक्षत अग्रवाल की 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा करते हुए सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक अक्षत अग्रवाल द्वारा ही आरोपी संजीव मंडल को 50,000 की सुपारी देकर खुद को मरवाने की लिए दी गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त बंदूक तथा अन्य 2 बंदूकें आरोपी के पास से मिले। मृतक अक्षत अग्रवाल द्वारा दिए गए 50,000 की रकम भी जब्त की गई है। 20 तारीख को रात 9 बजे के आसपास गांधीनगर थाने में एक गुम इंसान
की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें अक्षत अग्रवाल लगभग 23 साल की उम्र, वो परिवार वालों से लापता हो गए हैं। गुम इंसान दर्ज करने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 21 तारीख को सुबह करीबन 6 बजे के आसपास एक आरोपी, एक संदेही संजीव मंडल को हिरासत में लिया। उनसे सघनता से पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि उसने मृतक जो गुम इंसान दर्ज किया गया था अक्षत अग्रवाल, उसकी हत्या की है। और फिर उसके बयान पर, उसके निशानदेही पर पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जो कि डिग्मा एरिया के पास एक सुनसान इलाका था। खबर जालौन से है। आग में पूरी दुकान राख हो गई है, लाखों का हुआ नुकसान। अज्ञात कारणों के चलते रेडीमेड की दुकान में लगी आग। धुआं उठता देख मालिक को मोहल्ले वालों ने दी सूचना। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दुकान मालिक ने पहुंचकर पुलिस को दी सूचना। कोंच कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास की घटना। जालौन से खबर, आग में पूरी दुकान जलकर खाक। अज्ञात कारणों के चलते रेडीमेड की दुकान में लगी आग। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अज्ञात कारणों के चलते रेडीमेड की दुकान में लगी आग। निरीक्षण करने के दौरान लगभग दुकान मालिक द्वारा बताया जो गया, लगभग उसकी होलसेल की दुकान थी, रेडीमेड की दुकान थी। उनके कथन अनुसार 4 लाख रुपये बताया गया, जो भी लोन द्वारा लिया गया। आपके सर काबू पा लिया गया? मैं काबू तुरंत जन समूह द्वारा सहयोग से आग बुझी और मौके पर मालिक पहुँच गया। आपकी दुकान में आग लगी थी, किस चीज़ की दुकान थी और कैसे लगी? रेडीमेड कपड़े की थी दुकान। अच्छा, कैसे लगी आग? आग लगाई गई है। किसने लगाई है, कोई जानकारी ये है? कोई देख नहीं पाया। करीब 4 बजे पे आग लगी है। 4:45 में हमें इतला करी सामने वालों ने। जब वहाँ पहुँचे हमने देखा तो आग बेमिसाल है। अच्छा, किस जगह थी आपकी दुकान? सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में। फिर आग पे काबू कैसे पाया गया आपको? ये 4-5 समर की बॉलें डाली हैं, ये टीम आई फायर ब्रिगेड वाली, उन्होंने कंट्रोल करा, जब कंट्रोल हुई। अच्छा, लगभग कितना नुकसान है? करीब 4 लाख रुपए का नुकसान। 4 लाख का नुकसान है। कानपुर से खबर है, परीक्षा केंद्र के बाहर से अभ्यर्थी गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने पकड़ा धोखाधड़ी का मामला। गलत उम्र दिखाकर परीक्षा देने आया था अभ्यर्थी। कानपुर से खबर, परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थी गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने पकड़ा धोखाधड़ी का मामला। कोतवाली के डीएवी इंटर कॉलेज से की गई गिरफ्तारी। हाईटेक सॉफ्टवेयर से पकड़ा गया अभ्यर्थी। कानपुर से खबर, परीक्षा केंद्र बाहर से अभ्यर्थी गिरफ्तार। खबर फर्रुखाबाद से, जहां 18 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी में प्रथम दिवस की पुलिस भर्ती की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट व एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से परीक्षा कक्षों में
सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब हासिल किया। पिछले 7.5 साल में उत्तर प्रदेश के अपने कार्य से अलग पहचान बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। प्रतिष्ठित मीडिया समूह ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 सीएम के तौर पर जनता ने चुना। देश भर में 1.36 लाख से अधिक जनता के बीच हुए सर्वे में 33% से अधिक लोगों ने योगी को बेस्ट सीएम माना है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक ले जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पद के लिए शुक्रवार को पूरे राज्य में परीक्षा केंद्रों पर एस्पिरेंट उमड़े। वहीं परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने किया। भर्ती परीक्षा इस साल मार्च में होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद रद्द हो गई थी। परीक्षा की अगली तारीख अगस्त के लिए तय की गई। छात्रों को उम्मीद है कि इस बार सलीके से परीक्षा निपटेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। को पूरे राज्य में परीक्षा केंद्रों पर एस्पिरेंट्स उमड़े। परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने किया है। भर्ती परीक्षा इस साल मार्च में होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद रद्द हो गई। परीक्षा की अगली तारीख अगस्त के लिए तय की गई। छात्रों को उम्मीद है कि इस बार सलीके से परीक्षा निपटेगी। हाँ, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं इस बार। जैसे अगली बार हुआ था, हमारा एग्ज़ाम लीक हो गया था पेपर, तो इस बार काफ़ी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। सरकार ने हम लोग के लिए काफ़ी व्यवस्था उपलब्ध कराई है, जैसे कि बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बनाया है। तो बस इस बार अच्छे से हो जाए एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा सख्ती है इस बार, पिछली बार से कुछ ज़्यादा, ये पुलिस फोर्स भी ज़्यादा है और उम्मीद है कि इस बार हो जाए अच्छे से पेपर। हाँ सर। मन में डर लगा रहता है एग्ज़ाम? हाँ सर, बहुत डर लगा रहता है और डर आज भी लग रहा है। उम्मीद तो सर है। हाँ सर, उम्मीद तो है। इस बार सरकार से पूरी उम्मीद है कि इस बार एग्ज़ाम अच्छे से होगा। और पेपर लीक का एक बड़ा डर रहता है जी, पर इस बार तो मुश्किल है कि लीक हो। सख्ती नजर आ रही है कुछ इस बार काफ़ी सख्ती है। कैसे आए हैं आप? अपने साधन से? अपने साधन से जी। सेंटर की व्यवस्थाएं कैसी देखते? सेंटर की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सभी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल के अंदर भेजा जा रहा है। राजधानी लखनऊ के 81 सेंटर पर करीब 80,000 एस्पिरेंट्स परीक्षा देने पहुंचे। वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। पुलिस ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर फ्रिस्किंग चेकिंग बाकायदा की जा रही है। इसके साथ ही सिर्फ एडमिट कार्ड और पेन पेपर आदि अलाउ किया गया है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ ले जाना अनुमन्य नहीं है। जी, जो फ्रिस्किंग चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है उसमें मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। किसी को भी मोबाइल फ़ोन आदि ले जाने की इजाज़त नहीं है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं ले जाया जा सकता है। इसके स्ट्रिक्ट इंतजाम किए गए हैं और किसी भी दशा में यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। वाराणसी में भी 80 सेंटर पर करीब 70,000 एस्पिरेंट्स ने परीक्षा दी। वहां भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। एग्जाम रद्द होने के बाद सरकार का निर्देश था कि 6 महीने के अंदर कराया जाएगा। 6 महीने के अंदर हो भी रहा है। मौका भी अच्छा खासा मिला है, ये नहीं बोला जा सकता है कि टाइम नहीं मिला है, लेकिन हाँ है थोड़ा बहुत तो होना चाहिए कि बार मतलब हर एग्जाम क्यों हो रहा है, कैंसिल होना पड़ रहा है, कैंसिल करना पड़ रहा है, मतलब इस पर रोक होना चाहिए अच्छे से। तैयारी बहुत सही चल रही है। प्रशासन की बहुत अच्छी तैयारी है। बहुत हद तक रोका भी गया है,
और जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से और प्रशासन से सहयोग भी मिल रहा है। प्रयागराज में एस्पिरेंट्स को उम्मीद थी कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चे इतना प्रिपरेशन करते हैं और इतने दिन बाद फॉर्म भरते हैं, इतने दिन तैयारी करते हैं, तो हमें लगता है कि इसी कुछ मतलब उम्मीद में रहते हैं हम कि हमारा आगे कहीं ना कहीं कोई फ्यूचर डिसाइड होगा। लेकिन उसके बाद जब इस तरीके से रिजल्ट होता है तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट मतलब लगता है और आगे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ अच्छा कदम लेगी और हम जो इस बार पेपर है वैसा कुछ नहीं होगा जो पिछली बार हो चुका है। 60,244 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 5 दिन चलेगी। अंतिम परीक्षा 31 अगस्त को होगी। जैसे जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में कारीगर भगवान कृष्ण के पोशाक बनाने में जुट गए हैं। खास बात यह है कि पोशाक बनाने वाली कई कारीगर हिंदू समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय से भी हैं, जिनके परिवार पीढ़ियों से ये काम करते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश की मथुरा के वृंदावन में कारीगर भगवान कृष्ण के लिए पोशाक बनाने में जुटे हैं। खास बात यह है कि पोशाक बनाने वाले कई कारीगर हिंदू समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय से भी हैं, जिनके परिवार पीढ़ियों से इस काम को करते आ रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि वे अपने मुस्लिम पहचान की परवाह किए बिना लगन और पूरी निष्ठा से इस काम को करते हैं। ये ठाकुर जी की पोशाक है। अब जन्माष्टमी पे कितनी डिमांड होती है और किस तरह से कैसा लगता है? जन्माष्टमी पे जो है ज़्यादातर लोग नई पोशाक पहनाते हैं ठाकुर जी को और ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं पोशाकें, और हम लोग जो है बड़े दिल से काम करते हैं इसको और बड़े मन से ध्यान से काम करते हैं हम इसका, और ठाकुर जी से श्रद्धा भी है हमारी और मुस्लिम समाज से हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये दिल से हम इस काम को करते हैं। वृंदावन के बाजार कान्हा जी के लिए पोशाक, आभूषण और बाकी सजावटी चीजों से भरे हुए हैं और ग्राहक भी दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पोशाक तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि ज्यादा बिक्री की उम्मीद से वे 2 महीने पहले ही पोशाक बनाना शुरू कर देते हैं। लगभग 10 साल होगा मैं यहाँ काम करते करते वृंदावन में। बहुत अच्छा लगता है, हमें तो काम करना है। और किशन ठाकुर जी का काम करते हैं, राधा जी का करते हैं, सबका बनाते हैं, हनुमान जी का बनाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, काम में कोई चोरी नहीं है और काम दिल और मेहनत से करना चाहिए, लगन से, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और ये जन्माष्टमी का त्यौहार चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा सीजन चलता है, अच्छा दिल से काम होता है और काफ़ी देर तक भी काम करते हैं। कितने दिन पहले से तैयारी करने लग जाते हैं आप इस काम? लगभग 2 महीने पहले से हो जाती तैयारी। भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ये उत्सव सोमवार को 26 अगस्त को मनाया जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। पिछले साल इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन ने इतिहास रचा था। चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर ने कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था। ये मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। पिछले साल इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन ने इतिहास रचा था। चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर ने कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था। यह मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। I think 1 year back, India, there was a feather in a cap of ISRO when India did a soft landing on the surface of the moon. And to celebrate the success of ISRO, when for the first time ISRO was able to do a robotic landing successfully on a lunar surface. So it's a very significant moment and it needs to be celebrated. And it's not need to be celebrated only once. So we have to have that continuous vision that yes, we have achieved something which was not achieved by many in the world. कोशिश तो कई देशों ने की थी, लेकिन कामयाबी भारत को ही मिली। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला इकलौता देश है। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस की कोशिशों पर पानी फिर चुका है। भारतीय मिशन का मकसद चंद्रमा के उस हिस्से के बारे में जानकारी जुटाना था
जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कयास था कि वहां जमा हुआ पानी और कीमती एलिमेंट हो सकते हैं। इसके लिए 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। When we were doing the Chandrayaan 2, we just missed the bus slightly. So actually the south pole of the moon, where we were planning to land, and we have landed our Chandrayaan 3, that is full of craters. That is not a smooth space. The landing is very difficult over there because lot many huge craters are there. 14 जुलाई 2023 को शुरू हुए मिशन का मकसद नई टेक्नोलॉजी की जांच करना भी था। चंद्रमा की ओर बढ़ने से पहले इसने धीरे धीरे धरती के इर्द गिर्द अपनी ऑर्बिट बढ़ाई। कई मैनुअल ऑपरेशन के बाद स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। आखिरकार 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में कामयाब हो गया और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। ISRO is talking of Chandrayaan 3 and Chandrayaan 4 missions, how they are prepared for it. Then they are talking about the Gaganyaan mission also, because they are planning to do the first mission, which will be a unmanned mission by end of this year. Then they have given their roadmap for even going to the moon with a human mission. And more importantly, they have identified the roadmap for India's proposed space station also, which we are proposing by 2030 or subsequently. पहले नेशनल स्पेस डे की थीम टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून है। इसका मकसद आने वाली पीढ़ियों का ध्यान अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ओर खींचना है। जौनपुर भूमि अधिग्रहण में 3,38,000 की जगह 34 लाख के भुगतान की शिकायत के बाद बृहस्पतिवार को डीएम रविंद्र कुमार ने एनएचआई ऑफिस में पहुंचकर 5 घंटे तक दस्तावेजों की पड़ताल की। 2 मामलों में मुआवजा गलत भुगतान पाया, 4 कर्मचारियों की संलिप्तता पाई। इसके बाद डीएम ने 2 कर्मचारियों को संविदा खत्म कर दी। कार्यालय प्रभारी कानून गो का पटल बदलने का निर्देश दिया। साथ ही शिक्षक की संलिप्तता मिलने के बाद उसे नोटिस भेजने के निर्देश दिए। अधिग्रहण में फर्जीवाड़ा कर 3,38,000 की जगह 34 लाख का भुगतान शिकायत की गई तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने डीएम से की थी, जहां डीएम ने जांच में यहां तहसील से बगैर आए पत्रावली तैयार कर अफसरों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगाकर भुगतान कराया जा रहा है। मामले के संज्ञान में आने के बाद डीएम ने देर शाम एनएचआई कार्यालय पहुंचे थे और जांच में एनएचआई की कार्यालय प्रभारी संतोष तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर हिमांशु शर्मा, चतुर्श्रेणी कर्मचारी अनिल यादव और एक शिक्षक राहुल यादव की संलिप्तता पाई। निरीक्षण किए जाएं और कहीं पे भी शिकायत मिले तो उन पे दलालों पे और जो कर्मचारी संलिप्त हैं उन पे कार्रवाई की जाए। तो मुझे आज ये शिकायत मिली थी कि ये जो एनएचआई की पेमेंट्स करते हैं यहाँ के ऑफिस में, तो इसमें गड़बड़ियाँ हैं, तो उसको लेके मैंने औचक निरीक्षण यहाँ पे किया है। और जब बहुत डिटेल में मैंने एक जांच पड़ताल की है, हमारे साथ पूरे हमारे अधिकारीगण भी थे, तो उसमें हमें कुछ यहाँ पे संदिग्ध जो ट्रांजैक्शन है, संदिग्ध पत्रावलियाँ मिली हैं जो कि तहसीलों से नियम के अंतर्गत नहीं आई थी, उसको यहीं पे इन्होंने क्रिएट किया है। तो प्रारंभिक रूप से हमें जो 3 कर्मचारी जिनका दोष दिखाई दे रहा है, बाकी अभी डिटेल में हम लोग 1-2 दिन में अपनी जांच कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक संतोष तिवारी है, एक हिमांशु है और एक यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ है अनिल, और एक यहाँ पे जो बेसिक शिक्षा विभाग के एक टीचर हैं राहुल सिंह उनका नाम है, तो वो भी मुख्य रूप से इसमें इनके साथ में संदिग्ध वार्ता में हम लोगों को मिले हैं, जो हमने चैट्स वगैरह देखी है, फाइल देखी है। तो इन सब लोगों को हमने कल 10 बजे फिर से कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा है। बहुत डिटेल में हम लोग एक पत्रावली की अभी जांच कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे। अभी मैंने जो सीआरओ प्रभारी अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि जो यहाँ पे अमीन है इनको तत्काल प्रभाव से इनको अटैच हम लोग कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं, क्योंकि वो नियमित शासकीय कर्मचारी है। बाकी जो 2 लोग हैं वो संविदायी कर्मचारी हैं, उनके तत्काल संविदा समाप्त कर रहे हैं, और जो बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर हैं उनको भी हम नोटिस देंगे और कल इसमें और डिटेल में जांच करेंगे। मथुरा में अभी 2 दिन बाद विश्व में माने जाने वाली कृष्ण जन्माष्टमी पर्व से पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी, जबकि 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ
जन्माष्टमी पर्व पर मथुरा पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पूरे शहर की स्थिति सबके सामने आ चुकी, जबकि पिछले कई सालों से मथुरा जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। किस क्लास के बच्चे हैं आप? हम बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। किस कॉलेज में पढ़ते हैं? हम जीएलए यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आज पहली बारिश हुई है और आप रोड पर खड़े हैं, क्या कारण है? एक कारण सिर्फ यही है कि हेमा मालिनी जी को वोट देके हमने बहुत बड़ी गलती करी है जी। और हमारी आज कंपनी भी आ रही थी और रेस्पेक्टेड कुछ हमारे पार्टनर्स भी हैं जो कि कंपनी में बैठ रहे हैं। उसकी देखिए हालत, देखिए आप पूरे रोड की कैसी हो रखी है और हम बैठ नहीं पा रहे हैं और हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का कि हमने गलत जगह वोट देके बहुत गलत काम किया। आकांक्षा चतुर्वेदी। अच्छा, किस कॉलेज के बच्चे हैं? जीएलए में। यहाँ बस फंस गई है, क्या कारण है? बस खराब हो गई। पहली बार इतनी जोर की बारिश हुई है, इतना पानी भरा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, क्लास भी छूट गई हमारी। बस आइए। जीएलए यूनिवर्सिटी। अच्छा, बच्चों को लेकर जा रहे थे, क्या कारण रहा है? क्या कारण रहा है? बच्चों को लेकर के जा रहे थे? बच्चों को लेकर जा रहे थे, बरसात का पानी यहाँ भर गया, निकलने की जगह नहीं है, इसलिए गाड़ियाँ बंद हो गई गाड़ी। हाँ, पानी बहुत भर गया। कितने बच्चे हैं लगभग बस में? बस में कम से कम 50-48 बच्चे होंगे जी। नहीं पहुंच पा रहे बारिश की वजह से? नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा, मैं आपका खुदा जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? इस समय मंडी चौराहे जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जाएंगे आप? अभी समय टिकट जाना है। अच्छा, पुल के नीचे पानी भर रहा है, बारिश पड़ी है, क्या कहेंगे उसको लेकर? काफ़ी बारिश पड़ी है और पहले ऐसे बारिश कभी नहीं देखी जो आज बारिश पड़ी है। आज पानी बहुत है पुल के नीचे और इसमें सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था बनाई जा रही है, जनरेटिव आ रही है, तो व्यवस्था तो थोड़ा फेल हो सकती है बारिश की घटना को देखते हुए। इस समय पानी पहले जैसा काफ़ी पानी पड़ा है। हिमांचल पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या। अच्छा, यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और पानी बारिश पड़ी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बारिश तो बहुत ज़्यादा हो गई है, रास्ता चारों तरफ जाम रखा है, जाने दर्शन तो अभिलाषा इच्छा है जी कि दर्शन किया जाए जन्माष्टमी पास में, लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा बंद हो गया है कि लोग जाने के लिए बेताब है, न कोई साधन मिल रहा है, न संसाधन, सब बेचारे डिवाइडर खड़े हुए हैं एक तरफ से। हम तो उलझे ही हैं, लेकिन सभी लोग उलझे हुए हैं। परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं? परेशानी तो हो ही रही है। जिस तरीके से मथुरा में ऐसा लग रहा है देखने को पहली बार ऐसी बारिश दिखाई दे रही है। हाँ, मतलब बारिश तो हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा जाम तो पहली बार दिखाई पड़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात है, निकल जाता पूरा जाम, जैसे चारों तरफ जो जल ही जल दिख रहा है, कहीं रास्ता दिख ही नहीं रहा है। खबर बहराइच से है। 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई है। ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल ट्रक चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। खबर सीतापुर से। झोला छाप के इलाज से 12 वर्षीय मासूम के इलाज के दौरान मौत। बुखार से पीड़ित होने पर निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। बता दें कि झोला छाप का क्लिनिक अवैध रूप से मेडिकल में संचालित है। क्लिनिक में इलाज कर रहे झोला छाप ने गलत दवाओं से उपचार कर दिया। गलत दवाओं से उपचार के बाद हालात बिगड़ गई। उसके बुखार है। कहाँ ले गए थे? शुभम के पास मुस्ताफा। फिर वहाँ इलाज हुआ? वहाँ पर जो है दवा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे। कितने समय तक इलाज? हाँ, मगर उसके बाद में यहाँ वह पड़ी रही बिल्कुल और बूझ जाँच बराबर करते हैं, कोई दिक्कत पहला दिक्कत कोई नहीं। उसके बाद उनके छाप बंद हो गए और भला जो है। कितने समय तक इलाज हुआ वहाँ पर? लगभग 1 घंटा जो है हम रुके नहीं, कहीं फिर जाओ। फिर वहाँ से कहाँ ले गए? वहाँ से फिर हम घर को ले गए। घर ले गए। फिर लहरपुर कैसे आए? फिर लहरपुर जो है आए हम। और इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आ रही है। बरेली से बड़ी खबर, तेज रफ्तार अनियंत्रित बस पलटी। मौके पर क्रेन की मदद से निकालने की कोशिश।
हादसे में एक व्यक्ति की दबने से मौत की खबर। बरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित बस पलटी। मौके पर क्रेन की मदद से निकालने की कोशिश। बस पलटने से कई लोग बस के नीचे दबे। हादसे में एक व्यक्ति की दबने से मौत की खबर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शानू कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शानू, एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है सीबीगंज में। देखिए विशाल, बिल्कुल बरेली में अभी बिल्कुल हाल ही की बात की जाए तो बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें जो डबल डेकर बस होती है वो एक अनियंत्रित तरीके से चल रही थी, यानी कि उसकी स्पीड थी वो बहुत तेज थी और हाईवे पर वो ये बस चल रही थी और इसने सबसे पहले एक डीसीएम को टक्कर मारी। जब टक्कर लगने से बस अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं वो खुद जाकर के रोड हाईवे के बराबर खाई में जाकर के वो गिर गई और खुद जब वो पलट गई तो उसमें जितने भी यात्री थे, यानी कि जो उसमें सवारी थी, वो कहीं ना कहीं घायल हो गई। उसमें कई यात्रियों को घायल होने की खबर है और जिनको मौके पर जो पहुंची पुलिस ने जो है जिला अस्पताल भेजा है और उनका उपचार कराया जा रहा है। लेकिन जब क्रेन की मदद से इस बस को उठाया गया तो उसमें एक व्यक्ति, यानी कि एक उसमें बच्चा निकला है जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल अभी की बात की जाए तो लगातार रेस्क्यू जारी है और मौके पर सीओ और एसपी पहुंचे हुए हैं और वहां पर रेस्क्यू करा रहे हैं और जल्द से जल्द सभी घायलों जो हादसे में जितने लोग दबे हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक की बात की जाए तो करीब आधा दर्जन लोग जो है इसमें घायल हो चुके हैं, जिनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल अभी की जो ताजा अपडेट है विशाल की, जो बस है वो अभी तक नहीं निकल पाई है, उसको क्रेन की मदद से निकालने का अभी भी प्रयास किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो ये बस कहाँ से आ रही थी, कितने लोग सवार थे, इसका कोई अपडेट प्रशासन ने दिया हो? देखिए बिल्कुल अभी की बात की जाए तो इसका कोई भी, अभी जो ड्राइवर था वो भी बुरी तरीके से घायल हो चुका है, इसलिए उसमें कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है और जो लोग दबे हैं यानी कि जो घायल हुए हैं वो जिला अस्पताल में है, लेकिन उनकी स्थिति बिल्कुल भी कोई चीज बताने की नहीं है। तो अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट सामने नहीं आ पा रहा है कि बस कहाँ से आ रही थी, किस ओर जा रही थी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो बरेली का जो शहर है यानी कि जो झुमका चौराया है वहां से निकल करके ये बस जो है मुरादाबाद की तरफ को जा रही थी। मुरादाबाद यानी कि जो दिल्ली मुरादाबाद हाईवे है उस तरफ को ये बस जा रही थी और उसी दौरान हाईवे के किनारे ये बड़ा हादसा हुआ है। वहाँ पर कौन कौन अधिकारी अभी मौजूद हैं? बहरहाल और रेस्क्यू का काम जो चल रहा है वो कितनी तेजी से चल रहा है शानू? देखिए विशाल, ये जो तस्वीरें हम के न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और साफ तौर पर से सीओ सेकंड यानी कि संदीप सिंह की बात की जाए वो वहां पर मौके मौजूद है, एसपी सिटी राहुल भाटी मौजूद है और 2 थानों की फोर्स, यानी कि जो सीमा का विवाद होता है इसके चलते 2 थानों की पुलिस फोर्स वहां पहुंची हुई है। फतेहगंज पश्चिमी की बात की जाए वहां की पुलिस फोर्स मौजूद है और साथ ही तौर पर सीबीगंज थाने की पुलिस फोर्स मौजूद है। फिलहाल सीबीगंज थाने क्षेत्र में ये हादसा हुआ है, ट्यूलिया इलाका लगता है, गांव लगता है, वहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल मौके की जो निगरानी है, जो हादसे की जो निगरानी है वो सभी बड़े अधिकारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द रेस्क्यू करके सभी को निकाला जा रहा है और उनका जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर चंदौली से है, जहां नर्स व डॉक्टर की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने मृतका का शव रखकर लेवा इलिया व चकिया चंदौली मार्ग जाम कर दिया।
साहब, हम सुबह अपने औरत के लिए ब्लॉक हमारा तो बहुत बढ़िया है, चाहे वो मगे पीएच देके डिलीवरी है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं रही। जांच उच सब कुछ है तो समय से कराओ तो पहले अंदर इनके बचाव का जबरदस्ती महिला डॉक्टर ये ब्लॉक का और ब्लॉक का जो पूर्व डॉक्टर वो दोनों लोगों ने जबरदस्ती इस पे छाती पर चढ़कर दबा दिए। हमारे कहने पर मना करने पर हमको बाहर कर दिए। फिर हमने उनके देख लीजिए, आप देख लीजिए उनकी ब्लड, उनके आंख में ब्लड आ गया। अच्छा, जब छाती पे चढ़ रहे थे लोग तो आप थे वहाँ पे? हाँ जी। आपने देखा? हाँ जी, उनको हम मना भी किया। तो फिर क्या बोले ये लोग? हम लोग को बाहर कर दिए। बाहर करने के बाद हमको बुलाए, फिर कहा कि ऐसा है कि इनकी सीरियस हालत हो गई है, उनको रेफर करने के लिए बोले। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र प्रीतनगर स्थित कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाचार्य पर कक्षा 4 की छात्रा के साथ कमरा बंद कर अश्लील हरकत करने की शिकायत पर परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर प्रधानाध्यापक की धुनाई कर डाली। प्रधानाध्यापक पर कक्षा 4 की छात्रा के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि प्रधानाध्यापक ने उनकी बेटी को क्लासरूम में बंद कर उसके साथ अश्लील हरकत की। पर सूचना मिली कि एक बच्ची जो कक्षा 4 की स्टूडेंट थी, उसके साथ वहीं पढ़ाने वाले टीचर ने नाखून काटने के बहाने उसके से छेड़खानी की है। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से FIR पंजीकृत की गई, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कितने उम्र से बच्चे की? अभी उसके प्रमाण पत्र इकट्ठे किए जा रहे हैं। कक्षा 4 की छात्रा है। ज्ञान में आया है और BO को मैंने जाँच करने के लिए भेजा है। जैसे भी जो भी जाँच आख्या होगी उसके आधार पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। स्कूल और ये टीचर आज का प्रकरण संज्ञान में आया, मुझे मवाना का है, और जो मुझे संज्ञान में आया कि वो नेल्स काट रहे थे बच्चियों के। अभी प्रथम मुझे अभी इतनी जानकारी है। जैसे BO जांच रिपोर्ट देंगे, BO को मैंने भेजा है, उसके आधार पर जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। तो मास्टर कह लगा नु लाओ बच्चे को मैं नखून काटूं, हमारी बच्ची कह लगी नु मैं नहीं सर मैं काट गई हूं, नहीं वहाँ ले गया ऑफिस में, कोई नहीं था वहाँ पे, कुर्सी पे बैठा ली, लाओ नखून काटो पैर दो, नहीं मैं तो घर जाके काट लूँ, नहीं और जो बच्चे थे वे बाहर भेज दिए उसने, मैं ही काटूंगा। तो ऐसे पैरों को छेड़ा था गलत तरीके से लड़की उठ के बाहर आ गई। तो कौन सी क्लास में पढ़ती है बच्ची? बच्ची पढ़ती है 4th क्लास में। खबर जौनपुर से है। पीड़ित बुजुर्ग अपनी पत्नी की हत्या के बाद हथियारों के पकड़ने के न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है। तत्कालीन थाना अध्यक्ष युजवेंद्र सिंह CO सदर SSP ग्रामीण पर न्याय न दिलाने का आरोप लगाया है। तत्कालीन थाना अध्यक्ष युजवेंद्र सिंह पर पीड़ित से मिलकर पीड़ित की बात न सुनने का आरोप लगाया। खबर सीतापुर से शिक्षकों की वैन पर हमला करने वाला चौथा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा आरोपी विमल भरौना निवासी को भी सदाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संदना पुलिस के दरोगा राजकुमार तिवारी व सुधीर कुमार मय हमराही की टीम ने गिरफ्तारी की है। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।